हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी कई व्यवस्थित क्विज में। तो दोस्तों आज जो कि बिहार मध्य निषेध सिपाही के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 4 लेके आए हुए हैं, क्योंकि इससे पहले ऑलरेडी हम सभी 3 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर नहीं देखे जरूर देख लीजिएगा आप सभी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट को। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, घंटी को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि क्लास यहाँ आपको डेली दिया जा रहा है शाम में 7 बजे, और इस क्लास को कंप्लीट जरूर कवर किया कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो देखिए, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को हम सभी मेघना कहते हैं। ऑप्शन में सी राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। तो क्या कहा जाता है? मेघना कहा जाता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है। देखिए, जो भी एप्लीकेशन पे क्लास कर रहे बिहार पुलिस कांस्टेबल का, तो वो सभी को बताते हैं कि अभी जो है कि आपको मैथ्स का क्लास दिया जाए, उसके बाद आपका ज्योग्राफी का क्लास शुरू करने वाले हैं। ज्योग्राफी का क्लास शुरू करने वाले हैं, तो आप सभी क्लासेस से जुड़े रहिएगा और डेली क्लास करते रहिए। आप सभी जो आपको एंड राइटिंग नोट्स दिया गया है, पीडीएफ दिया गया है, ई बुक को आप सभी डेली पढ़ते रहिए। हर सब्जेक्ट का ई बुक आपको दे दिया गया है एप्लीकेशन पे, तो एप्लीकेशन पे जाके आप सभी ई बुक को कंप्लीट पढ़िए। और जो अभी तक कोर्स में शामिल नहीं हुए, जरूर आप सभी कोर्स में शामिल हो जाइए। कंप्लीट आपको तैयारी करवाया जाएगा हर सब्जेक्ट का, और ज्योग्राफी का क्लास जल्द ही स्टार्ट हो जाएगा। तो मैथ का पहले क्लास कर लेते हैं, उसके बाद ज्योग्राफी का क्लास आपको दिया जाएगा। तो चलिए, विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश कौन सा है फ्रेंड? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, चाइना है। ध्यान रखिएगा, चीन है। क्वेश्चन क्लियर है? अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि भारत में प्रमुख वनस्पति कौन सी है फ्रेंड? चलिए बताएंगे आप सभी, भारत में प्रमुख वनस्पति कौन सी है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, पतझड़ वनस्पति है फ्रेंड। ध्यान रखिएगा आप सभी, कौन सी है? पतझड़ वनस्पति है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है। चलिए बताएंगे आप सभी, रानी लक्ष्मीबाई बांध जो अवस्थित है फ्रेंड, वो कहां पर अवस्थित है? तो ये है बेतवा नदी पर। तो याद रखिएगा आप सभी, किस नदी पर है? बेतवा नदी पर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहां स्थित है? तो देखिए, हिमालय की ऊंची चोटी जो है वो क्या है? कंचनजंगा है, और ये सिक्किम राज्य में स्थित है। फिर ध्यान रखिएगा, तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा है, और ये सिक्किम राज्य में है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदी मुख एस्चुरी बनाती है फ्रेंड? तो ए राइट आंसर है नर्मदा नदी। देखिए, नर्मदा नदी जो है फ्रेंड, ये एस्चुरी का निर्माण करती है। ध्यान रखिएगा, नर्मदा और ताप्ती ये दोनों एस्चुरी का निर्माण करती है। देखिए, कावेरी, कृष्णा, महानदी ये सभी एस्चुरी का निर्माण नहीं करती है। ध्यान रखिएगा, और ये सभी पूर्व की ओर प्रभावित होने वाली नदी है, यानी कि पूर्व की ओर बहती है। ध्यान रखिएगा, जबकि नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। वैदिक सभा और समिति को किस देवताओं की 2 पुत्रियां कहा गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएंगे, अग्नि को कहा गया है। ध्यान रखिएगा, अग्नि कर लीजिएगा आप सभी। देवताओं की 2 पुत्रियां जो कहा गया है वो अग्नि को कहा गया है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्न में से किस भाषा में की गई थी? तो ये पाली भाषा में की गई थी। ध्यान रखिएगा, तो बौद्ध धर्म पिटकों की रचना जो हुई है फ्रेंड, वो पाली भाषा में हुई है। सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। किस शासक के शासन काल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था फ्रेंड? तो आप सबको पता होंगे कि नेपाल में जो बौद्ध धर्म का गमन किया गया था, यानी कि प्रचार प्रसार जो किया गया था, वो अशोक के द्वारा किया गया था, क्योंकि अशोक जो थे वो बौद्ध धर्म से संबंधित थे। और इसके शासनकाल में 255 ईसा पूर्व में तीसरी बौद्ध सभा संगीति आयोजित की गई थी। ध्यान रखिएगा। कलिंग युद्ध के बाद जो है फ्रेंड, कलिंग युद्ध कहाँ हुआ था? उड़ीसा में हुआ था। इसके बाद जो है कि अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। अगला क्वेश्चन देखिए। कुशासन काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था फ्रेंड? तो देखिए, कुशासन काल में सबसे अधिक जो विकास हुआ था वो कला क्षेत्र पे हुआ था। तो याद रखिएगा आप सभी, किस क्षेत्र में हुआ था? कला क्षेत्र में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भागवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, ध्यान रखिएगा आप सभी। भागवत गीता को जो अंग्रेजी में अनुवाद किया था वो किसने किया था? तो ध्यान रखिएगा आप सभी, चार्ल्स विल्किंसन के द्वारा किया गया था भागवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद। ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन था?
तो ए राइट आंसर रहेंगे विशाख दत्त के द्वारा। देखिए विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक लिखी थी। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी फ्रेंड? तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो की गई थी वो 1336 ईस्वी में की गई थी। किसके द्वारा? हरिहर और बुक्का द्वारा की गई थी। हरिहर और बुक्का कौन थे? दोनों भाई थे जो काकतीय वंश के सेनापति थे। ये दोनों भाइयों ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी 1336 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता है? राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन। तो मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता क्या है फ्रेंड? वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन। ऑप्शन में डी राइट आंसर रहेंगे फ्रेंड। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है फ्रेंड? तो कई बार आप सभी को बताए हैं और कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है। अभी हाल फिलहाल जो बिहार फायरमैन का एग्जाम हुआ था उसमें ही पूछ लिया गया है कि भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। तो ये अपना बिहार राज्य में ध्यान रखिएगा आप सभी। देखिए सबसे अधिक जनसंख्या की बात किया जाए तो वो उत्तर प्रदेश है। सबसे कम जनसंख्या की बात किया जाए तो सिक्किम में है, ध्यान रखिएगा आप सभी। और सबसे अधिक घनत्व जो है वो किसका है? बिहार का है। और सबसे कम घनत्व अरुणाचल प्रदेश का है। तो ये चीज पे गौर कीजिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो देखिए भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी ये आपका लद्दाख क्षेत्र में पड़ता है, जिसे हम सभी K2 भी कहते हैं, गॉडविन ऑस्टिन। ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है फ्रेंड? तो देखिए सुमेलित जो नहीं है पापनासम हिमाचल प्रदेश में है, ये बिल्कुल गलत है। ध्यान रखिएगा पापनासम जो है वो कहां पे है? आंध्र प्रदेश में है। तो याद रखिएगा आप सभी पापनासम जो है ये कहां पे है? आंध्र प्रदेश राज्य में है। जोग जो है ये कर्नाटक में है। धुआंधार मध्य प्रदेश में है। हुंडुर जो है ये कहां पे है? झारखंड राज्य में है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, गंडक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है फ्रेंड? चलिए बताएंगे, गंडक परियोजना जो है किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे बिहार और उत्तर प्रदेश की यह संयुक्त परियोजना है। अगला क्वेश्चन है, बद्रीनाथ अवस्थित है फ्रेंड? तो देखिए बद्रीनाथ जो है ये उत्तराखंड में है और ये अवस्थित है कुमायूं हिमालय में। ध्यान रखिएगा आप सभी कुमायूं हिमालय में अवस्थित है। ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबा बांध है? राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे हीराकुंड बांध। देखिए हीराकुंड बांध जो है फ्रेंड भारत में सबसे लंबा बांध है। ध्यान रखिएगा ये कहां पे है? ओडिशा राज्य में स्थित है। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? तो इससे पहले आपको एस्चुरी के बारे में बताए थे कि नर्मदा और ताप्ती बनाती है और मांडवी नदी भी बनाती है। ध्यान रखिएगा, जबकि महानदी नहीं बनाती है। याद रखिएगा ये डेल्टा का निर्माण करती है। याद रखिएगा गंगा महानदी ये सभी डेल्टा का निर्माण करती है, जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है, यानी कि पूर्व की ओर प्रभावित होती है यह नदी। अगला क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है फ्रेंड? देखिए आपसे को बता देना चाहते हैं कि नर्मदा ताप्ती मांडवी नदी जो है ये जो है वो अरब की खाड़ी में गिरती है, यानी खंबात की खाड़ी में गिरती है। ध्यान रखिएगा आप सभी। चलिए बताएंगे संविधान का अनुच्छेद 312 किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है अखिल भारतीय सेवा से संबंधित है फ्रेंड। ध्यान रखिएगा आप सभी। क्वेश्चन क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, मुख्य सत्कर्ता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है फ्रेंड? देखिए आप सभी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है फ्रेंड। ध्यान रखिएगा। देखिए राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। याद रखिएगा आप सभी। और बनने के लिए उम्र मैक्सिमम 35 वर्ष होना चाहिए, मिनिमम की बात किया जा रहा है। तो मुख्य सत्कर्ता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और ये तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर भी होता है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विधान परिषद के सदस्य कितने वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं फ्रेंड?
तो ये हर एक 6 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं। सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे भारत का महानिवादी। देखिए फ्रेंड, भारत का महानिवादी जो है ये क्या है? भारत का प्रथम विधि अधिकारी होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे? तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे P.A. संगमा जो फ्रेंड ये क्या थे? प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। ध्यान रखिएगा, गयासुद्दीन तुगलक जो फ्रेंड ये नहर निर्माण कराने वाला प्रथम दिल्ली का सुल्तान था। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसके समय में मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत की रचना की थी? तो याद रखिएगा, पद्मावत की रचना किसके द्वारा की गई थी? मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा की गई थी। ध्यान रखिएगा आप सभी। और ये शेरशाह सूरी के समय में हुआ था। क्वेश्चन क्लियर है? याद रखिएगा, शेरशाह सूरी के समय में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था? देखिए, जब 1857 क्रांति की शुरुआत हुई थी 10 मई को, कहाँ से? मेरठ से। ध्यान रखिएगा। तो उस समय जो है कि जैसे कि आपका झांसी से नेतृत्व कर रहा था रानी लक्ष्मीबाई ने, उसी प्रकार से बेगम हजरत महल के द्वारा कहाँ से नेतृत्व किया जा रहा था? लखनऊ से किया जा रहा था। ध्यान रखिएगा आप सभी। पहला स्वतंत्रता संग्राम ये आंदोलन था, ये विद्रोह था। ध्यान रखिएगा, जो कि बेगम हजरत महल ने कानपुर से नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन है, किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाया जाने का एक निष्ठुर बर्बादी बताया? तो ये बताया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ध्यान रखिएगा आप सभी। तो किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाए जाने का एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे एडवोकेट जनरल होता है। फ्रेंड ध्यान रखिएगा, तो किसी भी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी एडवोकेट जनरल होता है। अगला क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन अभी पालन करने वाला पहला राज्य है? तो 73वें संविधान संशोधन का अभी पालन करने वाला पहला राज्य जो है वो राज्य का नाम है आंध्र प्रदेश। तो याद रखिएगा आप सभी, कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश राज्य है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी फ्रेंड मार्च 1954 में। तो याद रखिएगा आप सभी, भारतीय लोक प्रशासन की स्थापना जो की गई थी मार्च 1954 ईस्वी में की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? तो यह किया जाता है प्रधानमंत्री की सलाह पर। तो ध्यान रखिएगा आप सभी, अनुच्छेद 155 के तहत जो फ्रेंड राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति कर सकता है किसी भी राज्य में। ध्यान रखिएगा आप सभी, और इसे हटा भी सकता है। ये चीज पे गौर कीजिएगा। तो ये सलाह किसका लेना पड़ता है? तो प्रधानमंत्री का लेना पड़ता है। राज्यपाल बनने के लिए उम्र कितना होना चाहिए? तो 35 वर्ष। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है मिनिमम। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्त तथा कार्यकाल निश्चित करता है? तो यह किया जाता है संविधान के द्वारा। ऑप्शन में ए राइट आंसर है। देखिए, संविधान सभा की स्थापना जो फ्रेंड वो 1946 में की गई थी। संविधान सभा का पहला बैठक 9 दिसंबर को हुआ था, दूसरा बैठक 11 दिसंबर को हुआ था। तो यहाँ गौर कीजिएगा आप सभी। और संविधान का जो निर्माण हुआ था कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। ध्यान रखिएगा। तो स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। अगला क्वेश्चन है कि विधान परिषद के कितने सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं? तो देखिए, विधान परिषद के कितने सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे
3 सदस्य करते हैं, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो याद रखिएगा आप सभी 1/3 1/3 करता है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान की गई है फ्रेंड। तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे अनुच्छेद 343 के तहत की गई है, याद रखिएगा आप सभी। अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान की गई है, जो कि देवनागरी लिखी जाती है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था। सुकुमार सेन भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों पर विचार करते हैं। तो मंत्री परिषद पर विचार करते हैं, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 74 और 75 जो है ये मंत्री परिषद विषयों पर विचार करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड कि चीन में 1911 ईस्वी के विद्रोह का क्या परिणाम हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे एक गणतंत्र की स्थापना हुई थी फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। तो चीन में 1911 ईस्वी में जो विद्रोह हुआ था, इसमें क्या हुआ था, एक गणतंत्र की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है वर्साई की संधि द्वारा किसका मान मर्दन किया गया। तो ये किया गया था जर्मनी का। तो वर्साई की संधि द्वारा मान मर्दन जो किया गया था वो जर्मनी का किया गया था। अगला क्वेश्चन है मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था। भारत शासन अधिनियम 1909। ऑप्शन में बी राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। इसे मार्ले मिंटो सुधार बिल भी कहा जाता है। देखिए 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय में। यह क्वेश्चन याद रखेगा जो कि फेमस क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये सबसे पुरानी सभ्यता है, याद रखिएगा आप सभी। तो इसके बारे में कौन सा कथन जो है वो असत्य है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे लोग लोहे से परिचित थे। ये बिल्कुल क्या है, असत्य है। सत्य क्या है कि नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में थी, मातृदेवी की उपन्यास की जाती थी। ध्यान रखिएगा लोहे से लोग परिचित नहीं थे इस समय। अगला क्वेश्चन देख लीजिए पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया था कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ हुई। तो यह खोज कहाँ की गई थी, चुहंदड़ों में की गई थी, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। राइट आंसर ऑप्शन में डी जाएंगे अथर्ववेद में मिलता है, ध्यान रखिएगा। आयुर्वेद अर्थात जीवन विज्ञान का उल्लेख जो मिलता है वो किस वेद में मिलता है, अथर्ववेद में मिलता है, जो कि सबसे अंतिम वेद है। सबसे प्राचीन वेद जो है वो आपका ऋग्वेद है, ध्यान रखिएगा। साम वेद को हम सभी संगीत का वेद भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्ण शब्द का प्रयोग वैदिक युग में किस संदर्भ में किया जाता था। तो राइट आंसर ऑप्शन में सी जाएंगे सर्व विभाजन के संदर्भ के रूप में किया जाता था फ्रेंड, ध्यान रखिएगा आप सभी। ऑप्शन में सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्था कार्यकाल कितने वर्ष रखा गया। तो देखिए 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्था का कार्यकाल जो रखा गया था वो 5 वर्ष ही रखा गया, ध्यान रखिएगा। देखिए जब पंचायत चुनाव होता है तो पंचायत चुनाव करने के लिए आपका उम्र मिनिमम 21 वर्ष होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। मतदान की आयु 18 वर्ष है। ये किया गया था 61वें संविधान संशोधन के द्वारा घटाया गया था, क्योंकि पहले 21 वर्ष था, उसके बाद 61वें संविधान संशोधन के द्वारा घटा के 18 वर्ष कर दिया गया था। और पंचायत चुनाव करने के लिए उम्र आपका 21 वर्ष होना चाहिए। पंचायत चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष उम्र होना चाहिए। जैसे अगर प्रधानमंत्री के पद पर लड़ते हैं लोकसभा से तो आपका उम्र 25 वर्ष होना चाहिए, राज्यसभा से 30 वर्ष होता है। जैसे राष्ट्रपति बनते हैं तो उम्र 35 वर्ष होना चाहिए मैक्सिमम, राज्यपाल के लिए भी उम्र 35 वर्ष ही है, ध्यान रखिएगा। कार्यकाल सभी का 5 वर्ष ही होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का महानिवादी कब तक पद धारण करता है। राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे राष्ट्रपति के
प्रसाद पर्यटन तक करता है, ध्यान रखिएगा। तो महान्यवादी जो है कब तक पद धारण करता है, तो जब तक राष्ट्रपति प्रसाद पर्यटन ना दे दे तब तक ये पद धारण कर सकता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड कि संघ सरकार के कर राजस्व में सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है निगम कर। तो याद रखिएगा कि संघ सरकार के कर राजस्व में सबसे महत्वपूर्ण स्रोत जो है वो क्या है, निगम कर है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेंगे। तो चलिए आज कितना ही, आज के इस सेट में कुल 50 क्वेश्चन कवर किए। आज के इस सेट के सर का फ्रेंड आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आज का इस सेट अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। देखिए जो एप्लीकेशन से नहीं जुड़े हुए सभी एप्लीकेशन से जुड़ जाइए। अभी ऑफर चल रहा है हर कोर्स पे, तो कोर्स से शामिल होने का कोशिश कीजिए। कंप्लीट आपको तैयारी करवाया जा रहा है फ्रेंड, और इससे पहले जितने भी क्लास आपको दिए हैं वे क्लास को कवर करते रहिए। सबसे मेन पॉइंट जो आपको हैंडराइटिंग नोट से दिया हुआ है उसे आप सभी कवर करते रहिए, और इंपॉर्टेंट ई बुक जो दिया गया है ई बुक को तो आप सभी पर डे पढ़िए, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 बार पढ़िए ई बुक को। कंप्लीट ई बुक है, क्वेश्चन आपको उसी से देखने के लिए मिलेगा। 10th लेवल का क्वेश्चन अगर पूछा जा रहा है तो उससे एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं होने वाला है ई बुक से। तो ध्यान रहे जो एप्लीकेशन से जुड़ चुके हैं, जो क्लास से जुड़ चुके हैं, वैसे भी ई बुक को कंप्लीट जरूर पढ़ लीजिएगा। और जितने भी आपको नोट्स दिया जा रहा है वो नोट्स को कवर कीजिए, और टेस्ट जो दिया गया है फुल टेस्ट जो दिया गया उसे टेस्ट को जरूर सॉल्व कीजिए, और फुल टेस्ट जो दिया गया है उसे आप सभी जरूर सॉल्व कीजिए, टेस्ट को लगाइए और एनालाइज कीजिए आप सभी। तो जो भी क्लास से नहीं जुड़े हुए भी जरूर जुड़िए। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए जाके प्ले स्टोर से, अन्यथा लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे फ्रेंड। तो मिलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।